they are dissatisfied with the development of multi-purpose project and making of large dams, as they have to uh, 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 settle themselves in other areas from their original place. Displacement is one of the cause due to which it comes under great scrutiny and discussion. Besides this, it also changes the irrigation pattern. It obstructs the natural flow of water, which goes against or which adversely affect aquatic fauna, who depends upon migration for their survival. Besides this, large dams provide vast facilities for irrigation and over-irrigation. It may lead to over-irrigation, and that also change the that also adversely affect the land. Over-irrigation may lead to infertility in soil, and that adversely affect our ecosystem. Irrigation has also changed the cropping pattern of many regions, which फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स. अब इरिगेशन फैसिलिटीज है तो जहाँ पे ड्रॉट इंड्योरिंग क्रॉप्स होते थे, जहाँ सिर्फ वीट कल्टीवेशन ही होता था, वहां पे दूसरे क्रॉपिंग पैटर्न में भी काफी चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट से थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है. दिस हैज ए ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस like salinization of water. Salinization of soil means it resulted into salinization of soil and makes soil infertile in nature. At the same time, it has also transformed the social landscape, that is increasing the social gap between richer landowners and landless poorers. अब जो rich farmers हैं, they better know about the positive impact of large dams, and they better utilize the different facilities provided by large dams. But on the other hand, poor farmers are not aware, due to which they get poorer in nature, and that increases the gap between rich landowners and poor landowners or landless farmers. So it has also adverse effect on society by making a huge gap between poor and rich persons. As we can say that, see the dam did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources. Earlier, I have explained about Kaveri Jal Vivad and Narmada Bachao Andolan, जिसमें कि अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग यूजेस चाहते थे. अब जैसे जो नर्मदा बेसिन में जिनका लैंड जो था वो ले लिया गया था डैम बनाने के लिए और उनको अदर जगह सेटल किया गया था, वो चाहते थे कि जितना भी डैम्स का पानी हो वो अपने पर्पसेस के लिए यूज करें, उस गांव का विकास के लिए हो, जबकि उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो पास के अर्बन एरिया को ट्रांसफर किया गया था. तो इससे उस बेसिन का फार्मर्स में और अर्बन सेंटर में दोनों के बीच में राइट्स का कंडीशंस आ गया. उसी तरीके से साबरमती बेसिन में भी कई तरह का इस तरह का सोशल मूवमेंट्स का कंडीशंस आ गया ड्यू टू द यूज ऑफ वाटर ऑफ डैम फॉर डिफरेंट पर्पसेज. जिनका लैंड लिया गया था वो चाहते थे कि डैम पर उनका मोनोपोली हो, जबकि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव्स होता था वो पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट था, क्योंकि ग्रेटर डेवलपमेंट के कारण ही कहीं कहीं पर एट द कॉस्ट ऑफ नेचर भी हम लोग जानते हैं. तो इस तरीके से गवर्नमेंट का प्रयास था कि वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड करे. दैट्स व्हाई आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज डैम इज डिक्लेयर्ड एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. लेकिन जिनको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ा था, जिनको अपना ओरिजिनल होम छोड़ना पड़ा, उनका कहना था कि सारा डैम का पानी गांव का विकास और उनके एरिया के विकास के लिए हो, एंड दैट क्रिएट मेनी सोशल मूवमेंट. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over higher priority given to the water supply in urban area. अर्बन एरिया जो है वाटरशेड एरिया में था, और वहां पे जब डोमेस्टिक यूज के लिए पानी को सप्लाई किया गया साबरमती बेसिन का, तो वहां के गांव वाले जो थे वो दंगे की स्थिति को क्रिएट किया. खास करके जब ड्रॉट का कंडीशन आया तो उस समय उनको लगा कि नहीं, सारा पानी हमारे पास होना चाहिए, शहरों को क्यों, जबकि गवर्नमेंट का सोचना था कि बैलेंस डेवलपमेंट हो सब जगह, जहां भी भुखमरी है, जहां भी स्कैसिटी है, उनको प्रोवाइड किया जाए. तो इसको लेकर कई सारा विवाद हुआ. इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी कॉमन है
जैसे कि कावेरी जल विवाद। इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स भी कॉमन है, जैसे कि इंडस बेसिन के पानी के बंटवारे को लेकर, गंगा ब्रह्मपुत्रा का चकमा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में चकमा प्रोजेक्ट में पानी का बंटवारे को लेकर। तो इस तरह का जो मूवमेंट्स है ये कॉमन है, विच इज कॉज ड्यू टू large multi-purpose river valley projects, and that's why environmentalists gathered and discussed about its different negative impact and making of large dam and their impact, negative impact on ecology. तो ये सिर्फ benefit ही नहीं देता है, that become a cause of many environmental problems also. So here we need to develop a middle path and develop multi-purpose river valley project with modern conservation methods so that it cannot adversely affect environment. Most of the objections to the project arose due to the failure to achieve the purpose for which they were built. हम लोग पहले ही बताए हैं कि लार्ज डैम क्या होता है। ये लार्ज डैम इज अ बैरियर विच इज मेड अक्रॉस द रिवर with the purpose to store water, over flooded water. हमारे यहाँ हिमालयन रिवर में बारिश, जब बरसात का मौसम आता है तो बारिश का पानी भी होता है, ग्लेशियर का पानी भी होता है, और एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से कभी कभी क्या होता है, नदी ओवरफ्लो करने लगती है और आसपास के गांवों को सबमर्ज कर देती है और फ्लड कंडीशन क्रिएट करती है। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए लार्ज डैम का कंसेप्ट को डेवलप किया गया, ताकि जितना भी बाढ़ का कंडीशन आता है, जितना भी एक्सेसिव रेनफॉल होता है, उससे कई गुना ज्यादा कैपेसिटी से पानी को स्टोर किया जाए रिवर पर बैरियर बना के, डैम बनाकर। और यहाँ पर मेन पर्पस क्या हो गया, फ्लड कंट्रोल। एक तरफ ये फ्लड कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ यही स्टोर्ड वाटर ड्रॉट कंडीशंस में हम इसको डाइवर्ट करते हैं उल्टे तरफ, जहाँ पे जो वाटर शेड एरिया है, जहाँ पेरेनियल रिवर का इफेक्ट नहीं है, उस साइड हम कैनाल निकाल के डाइवर्ट करते हैं ताकि वहां के एरिया में भी हम पानी पहुंचा सकें। तो ये एक तरफ फ्लड कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ ड्रॉट कंट्रोल करता है। लेकिन आजकल क्या होता है, कभी कभी जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फेल्योर होता है, तब इस पर और ज्यादा हंगामा क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अब 10 गुना ज्यादा कैपेसिटी से पानी को ये स्टोर करता है, और जब नदी ओवर फ्लडेड होती है तो ओवर फ्लडेड वाटर यहाँ आकर स्टोर हो जाता है। सपोज करो अगर किसी कारण से डैम टूट गया, तो पहले तो 10 गांव अगर डूबते थे तो डैम का स्टोरेज कैपेसिटी 10 गुना ज्यादा होता है, 15 गुना ज्यादा होता है, तो 10 गांव की बजाय 100 गांव इसका चपेट में आ सकता है। तो वैसा जब भी कंडीशन हुआ है, ब्रेकिंग ऑफ डैम that induced heavy flood conditions in all catchment areas and resulted into huge destructions of life and property that triggered flood. And ऐसा कंडीशंस कब आता है, जब लास्ट डैम बनाया हुआ 10 साल हो गया, 15 साल हुआ और उसका साफ सफाई का व्यवस्था नहीं किया गया। एक तरफ नीचे से जितना भी आपका सेडिमेंटेशन हो रहा है, जितनी भी गंदगी है नीचे जमता जा रहा है, उसका बेड राइज कर रहा है, और दूसरी ओर हम लोग सोच रहे हैं कि ये तो स्टोर करेगा, और जब पानी ओवरफ्लो होता है तो डैम टूट जाता है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होता है और हम साफ सफाई, बेड को साफ करने का कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारा डिस्कशन में एक मेन क्या आ गया कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बाय प्रॉपर केयर। बनाकर भूल जाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, बनाना है और उसको प्रॉपर केयर करना है, तभी जाके हम लास्ट डैम को पूरी तरीके से उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये जरूरी था कि लास्ट डैम का पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को जाने, ताकि एक बीच का मार्ग निकाला जा सके, जिससे कि हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसके पॉजिटिव इफेक्ट से भी अफेक्टेड हों, और इससे जो नुकसान हो रहा है उसके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इसको बनाएं। ठीक है। Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall. You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट डैम जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, उस समय फ्लड कंट्रोल को रोक भी नहीं पाता है। अब देखना ये भी है कि कभी-कभी क्या होता है कि जैसे हिमालयन रीजन में बारिश हो रही है, आप जानते हैं कि नेपाल एक हिमालयन कंट्री, हमारा पड़ोसी देश है। जब एक्सेसिव रेनफॉल होने लगता है
और तो वहां पे जो भी डैम बने हुए वो क्या करता है, डैम का पानी खोल देता है और सारा पानी कहाँ आ जाता है, पहाड़ से नीचे। तो हेवी रेनफॉल के कंडीशन में ये चीज भी आ जाता है, कुछ लोग डैम का गेट खोल देते हैं, उससे भी पानी आ गया, अपना बचा है और लेकिन दूसरे का डूब गया। तो ये सब कंडीशंस ऐसे एरिया में कॉमनली देखा जाता है, and that is the main cause of discussion, and we have to reduce all these conditions so that we positive impact of dams can be increased. ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन महाराष्ट्र गुजरात में भी पहले हो चुका है. द फ्लड हैव नॉट ओनली डिवास्टेटेड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन. फ्लड आता है तो क्या होता है, सॉइल, जब ह्यूज फ्लो ऑफ वाटर होता है तो उसका जो ह्यूज फ्लो है वो पूरा टॉप लेयर को बहाकर भी ले जाता है. एक तरफ जो हमारा लोलैंड है वहां पे सेडिमेंटेशन वहां पे जमा करता है, सॉइल को रिन्यू करता है, तो दूसरी ओर पूरा आसपास का एरिया, जब बाढ़ का कंडीशन में देखते होगे कि एकदम भयावह वॉल्यूम देखने को मिलता है और बहुत ज्यादा करंट होता है. जब वो जड़ से मकान बहा सकते हैं तो फिर सॉइल का और टॉप लेयर का बात ही क्या है. तो वो कंडीशन जो है वो हेवी सॉइल इरोजन भी कॉज करता है. तो कितने सारे निगेटिव इम्पैक्ट हो गए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, डिफॉरेस्टेशन, डैम बनाने के लिए आसपास के फॉरेस्ट एरिया को भी काटना पड़ता है. और क्या है, डिफॉरेस्टेशन के बाद that may triggered flood, excessive flood resulted into destructions of life and property that adversely affect the natural flow of water and adversely affect environment, that adversely affect aquatic fauna, which depends upon migration through the natural flow of water. Their survival conditions may be endangered. That may leads to excessive sedimentations. Over irrigation may lead to salinization of water that may lead to heavy soil erosion. So all these are the negative impact of large dams. That's why it comes under great scrutiny. तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, why large dam comes under great scrutiny. क्या क्वेश्चन आता है, नोट करो, why large dams comes under great scrutiny. So sedimentation also mean for the floodplains were deprived of silt, natural fertilization, further adding on to the problems of land degradation. It was also observed that multi-purpose project induced earthquake, caused waterborne disease. कई सारा biological disaster भी हो जाता है. अब जैसे पानी में बह रहा है, मकान, पेड़ पौधे, जीव जंतु जब वो मरते हैं, सड़ते हैं, तो उससे जो जर्म्स क्रिएट होता है, that cause many biological disaster also. और ऐसा पानी का यूज करने से कई सारा वाटर बॉर्न डिजीज भी हो जाता है, एक्सेसिव पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है. तो ये सारे इफेक्ट देखते हुए इन्वायरमेंटलिस्ट क्या किए, कुछ और मतलब वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए कुछ और जो स्टेप्स थे उसको सर्च करने लगे और उसी के तहत कुछ अदर डेवलपमेंट भी किया गया, अदर स्टेप्स भी लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स. तो बिसाइड्स लार्ज डैम्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अदर another alternatives search for conservation and management of water. तो पहला तो था multi-purpose river valley project. What is multi-purpose river valley project? What are its main objectives? Why it is called multi-purpose? Because it solves various problems of the at the same time. Why large dams comes under great scrutiny? लिख लोगे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए. Why Jawaharlal Nehru proudly declared the dams as the new temples of modern India. बता चुके हैं पहले क्वेश्चंस, ठीक है. और what are the other alternative search for conservation and management of water resource. तो मल्टीपर्पज के बाद आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अप टू दिस पर्सन डू यू हैव एनी कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे. अभी तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछे. 10B 100% अटेंडेंस चाहिए हर क्लास में.
4 पीरियड करना होता है, आराम से बैठ रहे हो, कितना दिन समर वेकेशन मनाएगा। नाउ लेट अस स्टार्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? से यस और नो। नो मैम। मैम हाँ बोलो। मैम अनुज बोल रहा है कि मैम को बोल दो कि कुछ अर्जेंट काम है इसलिए हम ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। क्यों? अनुज पहले भी एब्सेंट रहा है, क्या अर्जेंट काम है? बोलो उसको, मैसेज कर देना कि अलग से बात करेगा फिर बाद में, क्लास ओवर होने के बाद। जी जी। Okay. Rainwater harvesting. Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose project, water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally. कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट जो थे आफ्टर डिस्कशन एक नया अल्टरनेटिव तलाश किया और उनके अनुसार मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का एक सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग refers to the technique utilized for storing and collecting rain water। आजकल आप जानते हैं, आजकल जो भी हाउसिंग सोसाइटी डेवलप किया जा रहा है, आप जानते हैं ना, कोई भी घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना होता है। अब आजकल का कोई भी हाउसिंग सोसाइटी तभी पास होता है उसका नक्शा जब उसमें प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, जब वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे अंडरग्राउंड टैंक्स बनाकर हो या वैसा कोई गार्डन और वैसा पॉन्ड लेक्स बनाकर हो। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका एक सबसे बेटर अल्टरनेटिव समझ में आया, जिसमें कि विच इज अप्लाइड or which is developed by using all modern techniques of storing and collecting rain water। ठीक है, इन एंशिएंट इंडिया। आप कहोगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये भी कोई नई बात नहीं है, अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू नीड लोग लोकली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले से ही प्रैक्टिस करते रहे। और छोड़ो दूसरे का बात छोड़ दो, जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी के बाद पहली बारिश होती है तो तुम लोग क्या करते हो, और बहुत जगह देखोगे कि छत से पानी चूता है, जहाँ पानी का कमी है वहां देखे हो कभी कि लोग बकेट लगा देते हैं, ये कर देते हैं, उसका पानी का फ्लो जो है गार्डन की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, स्टोर करते हैं और उस पानी का यूज करते हैं जहाँ पानी का कमी होता है। तो ये भी तो एक तरह से इंडिविजुअल लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही हुआ कि पानी को वेस्ट होने के बजाय जहाँ पे ज्यादा ओरी चूरा है वहां पे हम पानी कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब होता रहा है पहले से भी, लेकिन अब क्या है नया इसमें क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे कि अब लार्ज स्केल में अब 100 घर का फ्लैट है तो 100 घर से के वाटर रिक्वायरमेंट से ज्यादा पानी हम कैसे बरसात में कलेक्ट कर लें जो कि बाद में भी काम आता रहा है, ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप करना। ठीक है, तो ये सब एक नया अल्टरनेटिव्स वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट में एक न्यू अल्टरनेटिव्स के रूप में सर्च किया गया और इसको डेवलप किया गया, इसको लोगों के बीच में पॉपुलराइज किया गया ताकि इंडिविजुअल से लेकर कम्युनिटी एंड लोकल कम्युनिटी एंड नेशनल लेवल पर इसको प्रैक्टिस किया जा सके। इन एंशिएंट इंडिया, अब यहाँ पे देखते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पहले कैसे होता था। इन एंशिएंट इंडिया along with the sophisticated hydraulic structure there existed an extraordinary traditions of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater. Harvest rainwater कहने का मतलब to store and collect rainwater, groundwater, river water, flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे हाउसिंग सोसाइटी में और अलग अलग एरिया में लोग अकॉर्डिंग टू देयर नीड वाटर हार्वेस्टिंग करते थे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आसपास में कई सारे फिगर्स दिए हुए हैं जो कि बताता है कि कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता रहा है। यहाँ पे उल्टा छाता भी स्टोरिंग एंड कलेक्टिंग रेन वाटर का एक एग्जांपल है। आपका यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी दिखा रहा है और घर है, घर में क्या है
फ्लैट रूफ्स है, तो फ्लैट रूफ्स में कैसे हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इधर में आपका 3.5 फिगर में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिखाया जा रहा है। खास करके विलेज एरिया में सर्कुलर विलेज टैंक बनाया गया है और उसमें पानी को स्टोर किया जा रहा है, और बाकी जगह से भी पानी भर भर के उसका डिस्चार्ज कहाँ किया जा रहा है, इस सर्कुलर टैंक्स में। ये भी आपका एंशिएंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ कुछ एरिया में किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता रहा है। इन हिल्स एंड माउंटेनियस रीजन, ठीक है, जो पहाड़ी एरिया है वहां पे पीपल बिल्ट डाइवर्जन चैनल्स लाइक द गूल्स और कूल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयन फॉर एग्रीकल्चर। अब जान सपोज करो कि हिमालयन रीजन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन में जब बारिश हो रही है तो अनइवन माउंटेनियस ट्रैक्ट्स को से बारिश का जो एक फ्लो है उसको चैनलाइज कर दिया जाता है और डिफरेंट डायरेक्शन में उसको डाइवर्ट किया जाता है, और वहां से बारिश का पानी होते हुए नीचे की ओर आके जमा होता है और उस पानी का यूज उसको डाइवर्सिफाई किया गया है। यानी कि बारिश हो रही है, एक धारा है, उसको अकॉर्डिंग टू स्लोप कई चैनल में डिवाइड किया गया, और उन सारे एरिया में स्टेप फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग जहाँ पे होते हैं वहां पे इरिगेशन के लिए, वहां पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए पानी का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से एक मोटा धार को कई छोटे छोटे धार में जब कन्वर्ट किया जाता है, कई चैनल्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसको वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कूल्स और बुल्स के नाम से जाना जाता है। छोटे छोटे वाटर चैनल्स हैं जो वहाँ के सॉइल को मॉइस्ट करने में हेल्पफुल हैं और एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं, ठीक है। दे आर known as pools or bulls in western Himalayan and mostly used for agricultural activities. इसके अलावा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, खास करके वेस्टर्न राजस्थान के रीजन में। आपको पता होना चाहिए कि हमारा वेस्टर्न एरिया ही ज्यादातर वाटर शेड एरिया है, और जो भी हम वाटर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन, क्योंकि जहाँ पे लो रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी कॉमन प्रॉब्लम है, वहाँ पे वाटर कंजर्वेशन को प्रायोरिटी दिया गया है। आजकल तो नया सिस्टम आ गया, न्यू टेक्निक्स, लेकिन पहले भी जब पानी की जरूरत होती और पानी नहीं थी तो लोकली भी लोग कई सारा काम करते थे, जैसे कि बरसात के पानी का जो पहाड़ पर बारिश हो रही है उसको चैनलाइज करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रमोट करना। इसी तरीके से वेस्टर्न राजस्थान में आप जानते हैं कि जो भी गर्म प्रदेश होता है जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पे दीवार मोटे होते हैं और रूफ्स फ्लैट होते हैं। फ्लैट रूफ्स बनाने का पर्पस क्या है कि जो भी बारिश हो उसको हम छत पे कलेक्ट करते हुए अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर करें, ताकि बाद में जो ड्राई सीजन आता है तो हम कुछ समय बरसात के बाद भी कुछ समय तक उस पानी का यूज कर सकें। तो आपका रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक कॉमन प्रैक्टिस था बाय द पीपल ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। It was commonly practiced to store drinking water, particularly in Rajasthan. इसके अलावा इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, अब देखें अभी तो हम लोग वेस्टर्न रीजन्स की बात किए, अब इसके बाद आते हैं ईस्टर्न रीजन जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छा होता है, पेरेनियल रिवर का भी जोन है, और वहाँ पे फ्लड आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। तो ओवर फ्लडेड रिवर्स जो हैं वहाँ पे भी इन्यूडेशन कैनाल्स निकालकर, मतलब फ्लडेड वाटर को चैनलाइज करके डाइवर्ट किया जाता है वाटर शेड में, और वहाँ भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल इरिगेशन चैनल्स, मतलब कि वही फ्लडेड वाटर, एक नदी का फ्लडेड वाटर में को कई पार्ट में डिवाइड करके अपना आसपास का वाटर शेड एरिया जहाँ पे पानी का कमी है वहाँ के एरिया को, फील्ड को इरिगेट करते हैं। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allow the water to stand and moisten the soil, like Khadinse in Jaisalmer and Johas in other parts of Rajasthan. वेस्टर्न राजस्थान में ड्रॉट इंड्यूरिंग एरियाज में, ड्रॉट प्रोन एरियाज में खास करके जो खेत होते हैं उसमें से मान लो कि 10 प्लॉट का एक खेत है, एक प्लॉट ऐसा होता है जो कि दूसरे खेत के कंपेरिजन में थोड़ा नीचा होता है, और जब कभी भी बारिश होती है, इरिगेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जो नीचा खेत है वो टैंक और तालाब का काम करता है। आपका स्कूल के अगल बगल में भी कभी कभी देखिएगा सब खेत है और बीच में एक आध जगह वैसा ही
वाटर स्टोरिंग के लिए उस तरह का लोलैंड बनाया गया है। तो जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में ये एग्रीकल्चरल फील्ड है। तो वहाँ पे खेत के बीच में ही एक प्लॉट ऐसा भी होता है जो नीचा होता है, जहाँ पे रेन वाटर को स्टोर किया जाता है, ताकि वहाँ सॉइल की नमी बनी रहे, वाटर टेबल मेंटेन रहे, और इवन ड्रॉट इंड्योरिंग क्रॉप बिना इरिगेशन को भी हम उसको ग्रो कर सकें, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी एटसेट्रा को। तो ये आपका अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है जैसलमेर का खादिम्स एंड जोहास। These are rain-fed storage structure in agricultural fields are popularly known as khadims and johas in different parts of Rajasthan. तो क्या क्या पढ़े हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग में? सबसे पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऑन मॉडर्न लाइन्स. इट इज अ टेक्निक ऑफ storing and collecting rainwater by using modern methods, modern techniques. कैसे कैसे करते हैं? वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रेन वाटर इज डाइवर्टेड इनटू डिफरेंट चैनल्स, diverging channels which are popularly known as pools and pools and used for agricultural purposes in mountainous areas. In the settlement areas of western Rajasthan, rooftop rainwater harvesting is commonly practiced to store and collect rainwater, especially for drinking purposes, and it is popularly known as Palar Pani in different parts of Rajasthan. Palar Pani means pure water. In agricultural field of Rajasthan, sometimes rain-fed storage structures can be developed within agricultural fields to collect rainwater, and these are popularly known as khadims and johas. In eastern India, where river water during rainy season is over flooded in nature, there also inundation channels from main river developed from main rivers to divert over flooded water towards watershed area for irrigation purposes. In this way, rainwater harvesting is practiced in different part of India. तो ये सब है, आपको याद रखना है. पहले तो एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसके रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कूल्स एंड गुल्स इन वेस्टर्न हिमालय, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेस्टर्न राजस्थान, rain-fed storage structure in agricultural field of western Rajasthan like khadims and johas. So these are some of the steps taken by government, individual and community to collect and manage rain water in different part of India. ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे. फिर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये ज्यादातर 3 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है. मैम डैम से फ्लड आ सकता है कि नहीं?